नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ और करियर और दूसरे एक्टर से काफी अलग रही है। सिनेमा से हम भारतीयों का काफी लगाव होता है और अक्सर युवाओं के रोल मॉडल हीरो होते हैं। लोग फिल्में देखना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की, जिनका व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पूरा करियर विवादों में भरा रहा। एक समय वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे और आर्म्स रखने के जुर्म में उनको जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े ऐसी तमाम बातें आपको बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब संजय दत्त को देशद्रोही भी कहा जाने लगा था। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। उनके लाइफ में एक्शन, रोमांस, ड्रामा किसी फिल्म जैसा ही रहा। दोस्तों, बॉलीवुड में सुनील दत्त का काफी बड़ा नाम रहा है। वो एक अच्छे राजनेता भी कहे जाते हैं। सुनील दत्त और नरगिस के घर में जब एक बच्चे ने जन्म लिया तो नरगिस और सुनील दत्त ने अखबारों में लोगों से अपने बेटे के नाम के सुझाव मांगे। लोगों ने काफी सारे सुझाव दिए जिसमें से सुनील दत्त और नरगिस को संजय नाम बेहद पसंद आया। दोस्तों, साल 2013 में जब संजय दत्त को जेल जाना पड़ा तो संजय दत्त को भी दूसरे कैदियों की तरह जेल में पेपर बैग बनाने का काम दिया गया। और दोस्तों, फिल्मों के लिए करोड़ों लेने वाले संजय दत्त जेल में 50 रुपए दिहाड़ी पर काम करते थे। दोस्तों, जब साल 2016 में संजय दत्त जेल से बाहर आए तब तक उन्होंने लगभग 30,000 रुपए की जेल में कमाई कर ली थी, लेकिन उन्होंने सारे पैसे कैंटीन में खाने में खर्च में दे दिए। वो जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें मात्र 450 रुपए मिले, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता को सौंप दिया। दोस्तों, संजय दत्त को अब तक 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड दिया गया था। वहीं फिल्म वास्तव के लिए उन्हें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला था। दोस्तों, संजय दत्त अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए भी अक्सर नशे में पहुंचते थे। एक बार जब वो शूटिंग के लिए फ्लाइट से जा रहे थे, उन्होंने अपने जूते में ड्रग्स छिपाए हुए थे। दोस्तों, संजय दत्त ने खुद अपने कई इंटरव्यू में ये कबूल किया है कि वो करियर के शुरुआती दिनों में अक्सर नशे में फिल्म की शूटिंग में पहुंचते थे। दोस्तों, संजय दत्त ने मात्र 9 साल की उम्र से ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। संजय दत्त ने ये बात खुद अपने कई इंटरव्यू में कबूल की है। संजय दत्त ने बताया कि उनके पिता सुनील दत्त अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पिया करते थे एवं उनको देखकर उनको भी सिगरेट पीने की इच्छा होने लगती थी। एक दिन एशट्रे में आधी जली सिगरेट पड़ी हुई थी जिसे पहली बार संजय दत्त ने लाइटर से जलाकर पिया और उसके बाद उनको इसकी आदत लग गई। जब इस बात का पता सुनील दत्त को लगा तो वो संजय दत्त पर काफी नाराज हुए थे। सुनील दत्त ने जब अपने दोस्तों से बेटे संजय की बिगड़ती आदत पर चर्चा की तब लोगों ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डाल देने की सलाह दे डाली। ये सलाह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सुनील दत्त को दी। उन दिनों सुनील दत्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इंदिरा गांधी से उनकी अच्छी पटती थी। इसके बाद सुनील दत्त ने संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। संजय दत्त ने अपने जीवन के 9 साल उसी बोर्डिंग स्कूल में बिताए। इसके बाद अब बारी आई कॉलेज जाने की तो संजय दत्त आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुनील दत्त ने संजय दत्त को कम से कम ग्रेजुएशन करने को कहा। इसके बाद मुंबई के एक कॉलेज में संजू का एडमिशन करा दिया गया। दोस्तों, यहीं से संजय दत्त के बिगड़ने की शुरुआत हुई। संजय दत्त साल में मात्र 1 या 2 दिन कॉलेज गए और पूरे दिन ड्रग्स लेते रहते थे। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में ही संजय दत्त ने एक्टर बनने का मन बना लिया था क्योंकि उनको लगता था कि एक्टर बनना बहुत आसान काम है, कोई भी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन जब इसके लिए उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से बात की तो वो काफी गुस्सा हुए और उन्होंने संजय दत्त से कहा कि एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है, वरना हर दूसरा आदमी हीरो बन जाता। अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जब संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी उसी दौरान नरगिस की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले अपने बेटे को बड़ी स्क्रीन पर देख सके, पर नरगिस की ये बदनसीबी थी कि वो रॉकी के रिलीज होने के 5 दिन पहले ही 3 मई को ही चल बसी।
लेकिन जब फिल्म रॉकी के प्रीमियर रिलीज हुआ तो थिएटर में संजय दत्त ने अपनी मां की याद में एक कुर्सी को खाली रखा। इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान संजय दत्त के साथ साथ सुनील दत्त ने भी नरगिस को काफी मिस किया। दोस्तों, रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजय दत्त फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम के काफी करीब आ गए और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों का अफेयर करीब 2 साल तक चला। उसके बाद टीना मुनीम ने संजय दत्त से दूरी बनाना शुरू कर दिया और ब्रेकअप कर लिया। टीना मुनीम संजय दत्त की नशे करने की लत और काफी ज्यादा पॉसेसिव होने की वजह से परेशान हो गई थी। ब्रेकअप के बाद टीना मुनीम ने मीडिया में कहा था कि उन्हें संजय दत्त के नशे की लत के बारे में कुछ पता नहीं था और संजय दत्त ने न कभी इसके बारे में बताया और जब उन्हें पता चला तो उन्हें झटका लगा। हालांकि संजय दत्त उस समय टीना मुनीम के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। संजय दत्त ने अपने कई सारे इंटरव्यू में खुद बताया है कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति जब टीना मुनीम के साथ छेड़खानी करने लगा तो संजय दत्त से रहा नहीं गया और संजय दत्त ने उस व्यक्ति की फिल्म की आउटडोर शूटिंग के सेट पर ही जबरदस्त पिटाई कर दी थी। संजय दत्त उस समय टीना मुनीम का काफी ख्याल रखते थे और टीना मुनीम के लिए कुछ भी कर सकते थे। ब्रेकअप होने के बाद भी संजय दत्त टीना मुनीम को भूल नहीं पा रहे थे और इसी बीच टीना मुनीम ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म कर रही थी और संजय दत्त को जब उन दोनों के करीब आने का पता चला तो संजय दत्त को एक झटका सा लग गया था और संजय दत्त अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को मारने शूटिंग के सेट पर पहुंच गए थे। ये ऋषि कपूर की खुशनसीबी थी कि उस समय सेट पर उनकी पत्नी नीतू सिंह भी मौजूद थी और नीतू सिंह ने संजय दत्त को रोका और काफी समझाया। जब नीतू सिंह ने संजय दत्त को इस बात की गारंटी दी कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बीच ऐसा कुछ नहीं है और अफवाह उड़ाई जा रही है, तब जाकर संजय दत्त शांत हुए थे। ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही संजय दत्त एक बोल्ड एक्ट्रेस किमी कार्टर के करीब आ गए। उस समय वो एक बोल्ड एवं सेक्सी अभिनेत्री कही जाती थी। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और कहा जाता है कि संजय दत्त के नशे की लत की वजह से ही किमी कार्टर अलग हो गई थी। इसके बाद संजय दत्त के नशे की लत काफी बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा ड्रग्स लेने लगे थे। एक बार तो जब वो सोकर उठे तो उन्हें देखकर उनके सारे नौकर काफी जोर जोर से रोने लगे थे। जब संजय दत्त ने अपने नौकरों से रोने की वजह पूछी तो नौकरों ने बताया कि वो 2 दिन के बाद उठे हैं। ये जानकर संजय दत्त खुद सन्न रह गए थे और तब संजय दत्त को एहसास हुआ कि अगर उनकी ये आदत बरकरार रही तो वो बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। इसके बाद संजय दत्त ने डरते डरते अपने ड्रग्स लेने की लत के बारे में अपने पिता सुनील दत्त को बताया। हालांकि सुनील दत्त काफी नाराज हुए, लेकिन संजय दत्त ने खुद जब उनसे नशा मुक्ति केंद्र भेजने की बात कही तो सुनील दत्त ने उन्हें यूएस के एक नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, जहां संजय दत्त पूरे 1 साल तक रहे। इसी दौरान संजय दत्त की दोस्ती वहीं के एक व्यक्ति से हो गई थी और उसने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया था, जिसके बाद संजय दत्त ने भारत वापस न जाकर यूएस में ही बिजनेस स्टेबल करने का सोचा। जब इस बात की जानकारी सुनील दत्त को हुई तो उन्होंने संजय दत्त से रिक्वेस्ट की कि वो सिर्फ एक बार इंडिया आकर फिल्मों में ट्राई करें। अगर उसे सफलता नहीं मिलेगी तो वो खुशी से यूएस में जा सकते हैं। संजय दत्त अपने पिता की काफी इज्जत करते थे और उनसे काफी डरते भी थे। पिता की बात मानकर वो इंडिया वापस आ गए और फिल्मों में काम करने लगे। यूएस से वापस आने के बाद संजय दत्त ने अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद संजय दत्त ने बॉडी बिल्डिंग पर काफी काम कर अपनी बॉडी बनाई। वो जो नशा मुक्ति केंद्र में थे तब हॉलीवुड की फिल्में देखते थे और बॉडी बिल्डर से काफी प्रभावित थे। पिता की बात मानकर संजय दत्त लौट तो आए थे, लेकिन उनकी लगातार 2 फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं। तीसरी फिल्म में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। आज के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के साथ उन्होंने फिल्म नाम में काम किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे। ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी। संजय दत्त की इस फिल्म से उनके आलोचक भी खुश नजर आए थे। इस फिल्म के बाद संजय दत्त को कई सारी फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन संजय दत्त आज तक महेश भट्ट को अपना लकी चार्म मानते हैं और उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार भी किया है कि महेश भट्ट ने ही उनको रिलॉन्च किया है। संजय दत्त के लिए साल 1986 काफी अच्छा जा रहा था। वो बॉलीवुड में स्थापित हो चुके थे। उनके फिल्म ने कमाल कर दिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात न्यूकमर एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई।
और दोनों इतने काफी करीब आ गए कि 1 साल के दौरान ही उन्होंने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। ऋचा बॉलीवुड में नई नई आई थी और संजय दत्त उन्हें काफी पसंद करने लगे थे और अपना दिल हार बैठे थे। साल 1987 में दोनों ने शादी कर ली और साल 1998 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इसके बाद संजय दत्त ने अमेरिका के उसी हॉस्पिटल में ऋचा को एडमिट कराया जहां पर नरगिस का इलाज हुआ था। उस समय संजय दत्त काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ उन्हें पत्नी को देखने न्यूयॉर्क जाना पड़ता था, वहीं उन्हें शूटिंग के लिए भी वक्त निकालना पड़ता था। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। जब ऋचा न्यूयॉर्क में इलाज करा रही थी, उसी दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त करीब आने लगे थे। ऋचा ने खुद कई बार मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब वो न्यूयॉर्क में इलाज करा रही थी, उस समय संजय दत्त माधुरी दीक्षित को डेट कर रहे थे और माधुरी दीक्षित की वजह से ही उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि संजय दत्त के उसी दौरान जेल जाने के बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से ना तो बात की और ना ही उनसे मिलने जेल गई। इसके बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने दोबारा कभी एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। दोस्तों, संजय दत्त और ऋचा के तलाक की प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही थी, तो संजय दत्त ने अपनी बेटी त्रिशाला की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील की, तो ऋचा ने साफ मना कर दिया क्योंकि ऋचा उनकी फैमिली को लगता था कि संजय दत्त बेटी की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर ऑलरेडी केस चल रहा था। लेकिन इसी दौरान ऋचा का कैंसर वापस आ जाता है और साल 1996 में ऋचा की मौत हो जाती है। हालांकि बाद में त्रिशला के 10 साल की उम्र हो जाने के बाद कोर्ट ने संजय दत्त को सौंपना चाहा, तब तक संजय दत्त और उनके परिवार का मन बदल चुका था क्योंकि संजय दत्त को लग रहा था कि उनकी बेटी जो 10 साल तक यूएस में पली है, अब वहीं के कल्चर में ढल गई होगी और उसे इंडिया में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। इसके बाद संजय दत्त ने कहा कि उनकी बेटी यूएस में ही रहेगी और वो जब चाहे उनसे मिलने इंडिया आ सकती हैं। ऐसे ही तब से संजय दत्त यूएस बेटी से मिलने जाते रहते हैं और त्रिशला यूएस में ही बचपन से अब तक रह रही हैं। दोस्तों, संजय दत्त की फिल्म साजन काफी सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी, लेकिन उन दिनों आमिर खान नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था और बाद में ये रोल संजय दत्त को मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में अव्वल रही थी। संजय दत्त की फिल्म यलगार 1993 में आई थी। हालांकि इस फिल्म में कोई खास कमाल तो नहीं किया था, लेकिन संजय दत्त इस फिल्म को कभी भूल नहीं पाएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिरोज खान ने ही दुबई में संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई थी। फिल्म सनम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ संजय दत्त के कहने पर उनको गन मुहैया कराई थी। ये लोग संजय दत्त के पास 3 गन लेकर आए थे, जिसमें से 2 गन संजय दत्त ने लौटा दी। बाद में संजय दत्त ने कहा था कि उन्होंने ये गन अपनी सुरक्षा के लिए रखी है। साल 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब जांच में फिल्म सनम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर समीर और हनीफ पकड़े गए थे। बाद में जांच में पता चला कि इन दोनों के रिश्ते अब्बू सलेम से थे और दोनों अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे थे। मुंबई बम ब्लास्ट में उपयोग किया गया हथियार भी इन्हीं दोनों ने सप्लाई किया था। इन लोगों से कनेक्शन होने के कारण ही संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था और उनका नाम मुंबई बम ब्लास्ट में आया था। हालांकि दोस्तों, संजय दत्त ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि पहले से ही संजय दत्त के परिवार के पास 3 लाइसेंसी गन थी। संजय दत्त ने कोर्ट को यहाँ तक कहा कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से सुनील दत्त को काफी लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गन चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात काटते हुए सवाल किया कि उनके घर में जब 3 गन ऑलरेडी हैं, तो उन्हें इलीगल रूप से चौथी गन की जरूरत क्यों पड़ी, और कोर्ट ने उनको सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। दोस्तों, जब संजय दत्त जेल गए, उसी साल उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने इस फिल्म को काफी प्रमोट किया था और संजय दत्त के जेल में रहने का फायदा भी इस तरह से उठाया। संजय दत्त के हवालात के पोस्टर को सुभाष घई ने जारी किया था, जिसमें आई एम द विलेन लिखा हुआ था। लोगों ने संजय दत्त को ओरिजिनल खलनायक समझ लिया और इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, हालांकि संजय दत्त पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो जेल गए तब उनको जीवन की अहमियत का पता चला और उन्होंने जेल में ही रामायण, हनुमान चालीसा, महाभारत का पाठ किया। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि जेल जाने के बाद ही उन्हें जीवन के महत्व का पता चला। संजय दत्त के जेल जाने के बाद ऐसा पहला रक्षाबंधन आया जब वो अपनी बहनों से दूर थे। तब प्रिया दत्त उन्हें राखी बांधने जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने जेल के कैदियों को कैंटीन के लिए मिलने वाले कूपन दिए थे, जो उन्होंने 2 दिन तक भूखे रहकर जमा किए थे। जब इस बात का पता प्रिया दत्त को चला तो अब भाई के गले लगकर वो काफी रोई थी। प्रिया ने इतने साल बीत जाने के बाद भी भाई के दिए हुए वो कूपन संभाल कर रखे हुए हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित के साथ ब्रेकअप होने के बाद संजय दत्त एडवर्टाइजमेंट मॉडल रिया पिल्लई के करीब आ गए। इतना ही नहीं, संजय दत्त जब जेल में थे तब भी रिया पिल्लई उनसे जेल में मिलने जाया करती थी और उन दिनों काफी दोनों करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहने लगे थे कि साल 1998 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, खास बात यह है कि संजय दत्त ने रिया पिल्लई को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज किया था और उसी दिन दोनों ने चुपचाप तरीके से एक मंदिर में शादी कर ली। बेटे की शादी की जानकारी सुनील दत्त को टीवी के माध्यम से पता चली, लेकिन फिर भी सुनील दत्त काफी खुश हुए। वो पत्नी नरगिस के गुजर जाने के बाद बेटे का काफी ख्याल रखने लगे थे और उसकी खुशी ढूंढा करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संजय दत्त के बारे में ये रोचक जानकारी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।